हाँ जगाने में आपल्या क्लासमध्ये कोणाच्या जाया राहायचं माहिती तुम्हाला? लिलीज 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 ची किशोरी. अब मेरी शर्ट पे कैसे है? क्योंकि मैंने ये नीचे से उठाया और कोटे में हमेशा क्या रहते हैं? बाल. तो वो आके मेरी शर्ट पे लग गए. चलो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन. मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में लगभग 15 से 16 टॉपिक्स, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो हमें एक टॉपिक से लेकर तो लास्ट टॉपिक तक पूरा रिवाइज करना है. तो सबसे पहले हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में क्या आता है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड. बातें मत करो बस. ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. अब कहां से इलेक्ट्रिक करंट किस कंडक्टर से फ्लो होगा और उसके वजह से पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम राइट हैंड थंब रूल को हमने सीखा था. सो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल सर? बताओ. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था? राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल में थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, हाँ, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल या फिर पाम. ठीक है, कर्ल या फिर पाम. तो ये राइट हैंड थंब रूल बन जाता है या फिर राइट हैंड पाम रूल भी बन सकता है. सो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, याद रखेंगे सब लोग. और पाम इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो सर मैग्नेटिक फील्ड करंट को आई से, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं. तो हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा था. तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है. इट इज डिनोटेड बाय बी. इसका यूनिट जो है वो क्या होता है सर? टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, हाँ. तो इस तरीके से ये दो यूनिट जो है आपको याद रखने हैं ताकि बाकी की चीजें सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो. फिर हमने बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी वायर पे, जिस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उस पे कुछ फोर्स एक्ट होता है. अगर समझो एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, इमेजिन करो कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशन फोर्स के फॉर्मूले से निकालते हैं. तो एक बार फोर्स को पढ़ लेते पहले, फिर उसका डायमेंशन निकाल लेते. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का नाम होता है सर मैग्नेटिक फोर्स. बराबर, उस फोर्स का नाम क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स. और उस मैग्नेटिक फोर्स को जो है एक्सप्लेन किया था हमारे साइंटिस्ट लॉरेंस. तो लॉरेंस ने टोटल फोर्स किसी भी कंडक्टर पे इन मैग्नेटिक फील्ड कितना एक्ट होता है वो बताया था. तो किसी भी एक स्टैटिक चार्ज या फिर रेस्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्ट होते हैं वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और उसका फॉर्मूला होता है Q into E, मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमें देखने को मिला कि चार्जेस जब फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है. बराबर, तो उस परपेंडिकुलर फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिला के उस चार्ज पे एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को लॉरेंस फोर्स कहा गया. और वो कॉम्बिनेशन होता है मैग्नेटिक फोर्स प्लस इसका इलेक्ट्रिक फोर्स का. इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है सर लॉरेंस फोर्स. और अगर समझो हमारे पास एक चार्ज है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा सर? Q into E, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. एज वेल एज इस पे लगने वाला एक और फोर्स होता है और उस फोर्स को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स एंड दैट इज डिपेंड्स ऑन Q
v into v, मतलब चार्ज into velocity of a electron and magnetic field। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर f is equals to q v cross b, where v और b के बीच में एक एंगल होता है और वो जनरली कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो हम v क्रॉस प्रोडक्ट को v sin थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए लिया क्योंकि जो फाइनल आंसर हमको मिल रहा है वो स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया। ठीक है, सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहेगा सर, Q into E, वेक्टर फॉर्म में लिखा तो इस तरीके से आएगा। सो टोटल लॉरेंस फोर्स इज नथिंग बट मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो टोटल फोर्स इज इक्वल्स मैग्नेटिक फोर्स में क्या आएगा Q कॉमन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या आएगा Q कॉमन, और बचेगा क्या VB प्लस E। इस तरीके से हम लॉरेंस फोर्स को लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में इंडिविजुअल क्रॉस प्रोडक्ट प्लस वेक्टर E आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है सर QVB, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो QVB को सॉल्व करके हम इसका Q F is equals to Q V क्रॉस B, इसको यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। B is equals to क्या F upon Q into V, राइट। एंट्रेंस में बहुत ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है। B is equals to क्या F upon Q into V। आप फोर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स जिस चार्ज पे एक्ट होगा उस चार्ज का मास इनटू फोर्स एक्ट होने के बाद वो पार्टिकल कितना क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। तो फोर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय Q इनटू V। अरे नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना, फोर्स इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। अगर किसी पे फोर्स एक्ट होता है तो देयर मस्ट हैव मास इनटू एक्सेलरेशन टर्म, देयर मास इनटू एक्सेलरेशन टर्म वहां पे होगी ही होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका डायमेंशन आप निकालें तो कैसे आएगा, मास का सर यूनिट आएगा केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ज का सर कूलम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड कैंसिल, 1 मीटर कैंसिल, एंड यू विल गेट द यूनिट, एक और यूनिट हमको मिल जाएगा, एंड दैट यूनिट इज केजी पर कूलम इनटू सेकंड। कूलम सेकंड नहीं, कूलम इनटू सेकंड, ठीक है, कूलम इनटू सेकंड। कूलम सेकंड मतलब सेंटी सेकंड ऐसा वगैरह कुछ नहीं, बराबर लिखा आपने, एक बार चेक कर लो। मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, Q का कूलम, और V का क्या आएगा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल। तो यहाँ से सर हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब डायमेंशन वाला फार्मूला हमें मिल गया है, तो क्या रहेगा केजी, तो केजी का क्या रहेगा बताओ, m1, केजी का क्या रहेगा m1, और कूलम का एम्पियर सेकंड होता है ना, तो एम्पियर सेकंड के लिए क्या रहेगा, a ऊपर जाएगा a-1, t-1, और सेकंड का एक और, तो t-2 आ जाएगा। तो सर ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, B का डायमेंशन m1 t-2 a-, ठीक है ऋषि, समझ में आया, वेरी नाइस। तो इस तरीके से हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से उस पर कितना फोर्स लगता है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बात आती है वापस से वेक्टर क्वांटिटी की। सो हाउ टू फाइंड द फोर्स, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सर फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे पता चले, तो यही तो हमारी खासियत है कि हमको फोर्स की अगर डायरेक्शन चाहिए तो हम फ्लेमिंग के रूल यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग के 2 रूल, एक राइट हैंड रूल और एक लेफ्ट हैंड, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और एक लेफ्ट हैंड। तो हम दोनों हैंड का यूज कर सकते हैं। 3 फिंगर्स आर यूज हियर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। लेफ्ट साइड का भी मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। तो दोनों को अगर हम यूज करें इस तरीके से, तो दोनों सिचुएशन में लॉज अलग अलग अप्लाई, दोनों अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है, ठीक है, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है,
और बात करें कि करंट कहाँ जा रहा है, तो दोनों सेम है या अलग अलग? अलग अलग, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन आता है? करंट आता है। तो फ्लेमिंग का आपको लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का यूज करके अगर पता करना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर करंट की बात होती है, ठीक है, तो करंट किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो हमने बोला था आई एम राइट, हमने बोला था आई एम राइट ही, तो मैं राइट हैंड रूल यूज करूंगा। तू मत बोलना भाई, तू लेफ्टी है। और अगर हम v की बात करें, मतलब वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये जब पता चल गया कि करंट के लिए यूज करना है, तो दूसरा वेलोसिटी वगैरह आया तो कौन सा यूज करें? लेफ्ट, है ना? तो इंडेक्स फिंगर indicates the direction of current, middle finger indicates the direction of magnetic field, and thumb indicates the direction of force. Same to same, index finger indicates now direction of electron or the direction of velocity. Middle finger indicates same direction of magnetic field, and thumb indicates direction of force. Simple, है ना? बोलो। इंडेक्स फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ, इंडेक्स फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर वेलोसिटी, मिडल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब एक ही वायर है, ठीक है, यहां से यहां जा रहा है, ओके, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। मैग्नेटिक फील्ड इधर भी हो सकती है या इधर भी हो सकती है, बराबर? तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेते हैं सर। कैसे निकालेंगे? पहला रूल, सर कहाँ जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? मेरे तरफ अंदर, समझे? मेरी तरफ कहाँ होगी? अंदर। तो मैंने क्या किया? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडक्टर पे कहाँ फोर्स लगेगा? ऊपर। हाँ, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, हाँ, ये तो राइट हैंड से पता कर सकते हैं। नहीं पता करता। करंट के अपोजिट में जाएंगे ना। हाँ हाँ, तो पता चल जाएगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन में ही इंडेक्स फिंगर रखना है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में रख दिया तो फोर्स उल्टा लगता है ना? अगर इस बार मैंने करंट के डायरेक्शन में उंगली रखी और मिडल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा, तो फोर्स ऊपर लगता है। अभी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में रख दूं, तो अभी तू बोल रहा है ऊपर लग रहा है, तो नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लेना पड़ेगा? पीछे, तो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। इसलिए इस हैंड का यूज नहीं करते इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निकालने के लिए, इस हैंड का यूज। डायरेक्शन ऑफ करंट इधर, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर। समझ में आया सबको? डायरेक्शन ऑफ करंट इधर रहेगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे तरफ, और थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उस करंट पे कहाँ लगेगा फोर्स? ऊपर के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको हमेशा याद रखनी है कि किस डायरेक्शन में है करंट। वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है, करंट की वेलोसिटी नहीं होती कभी भी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, और उसको अपन कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है हम पता कर सकते हैं। तो राइट हैंड रूल कब यूज करेंगे? जब फोर्स का फार्मूला होगा ILB, और लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करेंगे? जब फोर्स का फार्मूला होगा QVD। समझा गया? दो फॉर्मूले हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स के, एक ILB और दूसरा QVB। सर ये QVB तो ठीक है, अभी आपने बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो चार्ज इनटू वेलोसिटी आ गया तो कौन सा रूल यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड रूल। करंट आ गया तो कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट हैंड रूल। बट फर्स्ट लेट मी प्रूव दैट QVB इज इक्वल्स टू ILB होता है करके, सो दैट दोनों फोर्स जो है वो सेम हम बोल सकते हैं। तो सर देखो, आप F इज इक्वल्स टू Q इनटू V इनटू B है ना? अभी अपन ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसको ना करंट, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया? बताओ, ऐसा क्या करें कि QVB को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ILB में?
तो सिंपल है, चार्ज नहीं चाहिए ना मेरे को, तो चार्ज की जगह में क्या लिख सकता हूँ, करंट इनटू टाइम, है ना। तो मेरे पास है फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, तो मैं चार्ज की जगह क्या लिख सकता हूँ सर, करंट इनटू टाइम, बराबर है ना, इनटू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये बन गया फोर्स का फॉर्मूला। तो टाइम इनटू वेलोसिटी क्या होता होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जिसको जितना दूर जाना है उसको क्या बोलेंगे अभी अपन यहाँ पे, लेंथ, I into TV. TV is nothing but L, and then we can write F is equals to I. तो इस तरीके से हम दो फॉर्मूले लाइफ टाइम आगे इस चैप्टर में यूज करते जाएंगे, एक मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू Q into V into D, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू I L into B, ठीक है, बराबर है, I L into B, Q V into B. वाचलं काय? शब्दाला काही नाही झालं तर मम्मी वन बोला ये तो उसमें चले जाते हैं वॉशिंग मशीन में, धुलाई तो हमारी होती। इस तरीके से हम फोर्स निकाल सकते हैं सर, आई है। देन हमने साइक्लोट्रॉन मोशन के बारे में पढ़ा। साइक्लोट्रॉन मोशन होता क्या है, जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को डालते हो तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करना पसंद करता है। कैसे, क्यों, इन सब का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है। तो ये रहा सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है, बोलो जल्दी, कौन सी डायरेक्शन है ये, इनवर्ड, अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। तो यहां रख दिया सर मैंने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा, भागेगा। सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा बताओ, राइट हैंड रूल यूज करें या लेफ्ट हैंड रूल यूज करें। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है सर, तो क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन को सर ऊपर भेजेंगे, तो इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहां रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहा अंदर, इलेक्ट्रॉन सर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इस पे कहां फोर्स लगेगा, हाँ कैसा, हाँ इलेक्ट्रॉन को इधर भेजोगे तो इधर, हाँ जा सकता है, बट अपने को इधर सर्कुलर मोशन कराना है ना, इसलिए अगर मैं इधर कर दूं तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे था, ऊपर कर दूं तो इधर बाहर चला जाता, तो मैंने यहाँ से शुरुआत की, ऊपर भेज रहा हूँ उसको, तो ये पार्टिकल जो है इस तरीके से मोशन करना पसंद करता है, और ये एक साइक्लोट्रॉन की तरह दिखता है, इसलिए इसको कौन सा मोशन कहा जाता है, साइक्लोट्रॉन। इनिशियली इसका जो भी रेडियस होगा उसको आर, बट सर रिवीजन में बात इस चीज की करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म करता है, इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी। तो क्या लगता है आपको सर्कुलर मोशन क्यों करता होगा, है ना। तो देखो, अब हमने बात की थी लास्ट टाइम कि ये है सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और मैं इधर जाना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ, तो मेरे को या फिर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैं आगे जाना चाहता हूँ तो मेरे को ऊपर खींचा जाएगा, राइट। तो मैं अब मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हूँ, जब भी मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मेरे को अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक मैं खुद के वेलोसिटी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे वेलोसिटी v, बराबर, मैं खुद के वेलोसिटी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को कंटिन्यूअसली अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो मैं आगे भी जाते जा रहा हूँ और मेरे पे फोर्स भी लग रहा है, तो ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह नहीं लगता है, आगे भी जाते जा रहा है और मेरे पे फोर्स भी लग रहा है, जो ग्रेविटी लगाती है तुमको टुवर्ड द सेंटर खींचने के लिए। तो ये एक इस तरीके का मोशन बन जाता है, सर्कुलर मोशन की तरह बन जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, अपने को फोर्स जो ऐसा लगा और नीचे से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, सोचो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऊपर, मैं इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे ही आगे गया मेरे को अंदर खींचा गया, जैसे ही थोड़ा आगे गया फिर से अंदर खींचा गया,
जैसे ही आगे गया फिर से अंदर खींचा गया, जैसे ही आगे गया फिर से अंदर खींचा गया, क्योंकि नीचे से कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड आती जा रही है और मेरी डायरेक्शन जैसे जैसे बदल रही है मेरा फोर्स का डायरेक्शन जो है अंदर 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 लगते जा रहा है, जिसकी वजह से मैं कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा हूँ, सर्कुलर। नहीं तो किसी किसी को ये लगता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आया और ऐसे टार्जन की तरह सदन गया, है ना, वो कार में क्या पार्किंग को लगा था ऐसे आता सबकन से ऐसे नहीं बने, वो चलता रहेगा और कंटिन्यूअसली उस पर फोर्स करता रहेगा, इसी कारण वो कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो समझो पहले r रेडियस से करना होगा, तो सर्कुलर मोशन इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स। इसी से नीट के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। हाँ, अभी हमने 2025 का आकाश के साथ मिलके ये पेपर सॉल्व किया पूरा उन दोनों ने। तो ये QVB इज इक्वल्स टू मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्वेश्चन सॉल्व हुए डायरेक्ट दो क्वेश्चन, और आमने सामने पहला वाला और दूसरा वाला डायरेक्ट, कि वहां पे सिर्फ सोचा इतना कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लग रही है, तो क्या यूज किया डायरेक्ट QVB इज इक्वल्स टू Q into E, बस Q कैंसिल, VB इज इक्वल्स टू E, इससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कंडीशन दी थी कुछ तो भी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम थी, और पूछा था कि पहले मैग्नेटिक फील्ड इतनी दी है तो दूसरी इतनी कर दी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा, कंपेयर वाला क्वेश्चन। अब सवाल देख लेना उसका 47 सेट में अपन ने उसको भी 19 या 20 नंबर के क्वेश्चन। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वैसा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखी क्या वहीं पे, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में और सर्कुलर मोशन कर रहा है सर। तो मैग्नेटिक फोर्स, सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन में पहले लेसन में कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है सर QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। r इज द रेडियस, सो वी विल राइट कैपिटल R। v कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा m इंटू वी का वैल्यू, m इंटू वी का वैल्यू क्या था, जोर से बोलो, QVR याद है, और m इंटू वी क्या होता है, इट इज नथिंग बट द मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल्स टू QVR। ये सभी फॉर्मूले यूज होते हैं जब आप ये कंडीशन समझ जाए, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती ज्यादा, बस ये कंडीशन समझना इंपॉर्टेंट। एक बार समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है, तो दोनों फोर्स कैसे है, इक्वल है, और इक्वल करने के बाद जो भी आंसर आएंगे वो आएंगे। यहाँ हमको साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ती है, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज करते हैं। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में हमने क्या किया था, इसी के दो टुकड़े कर दिए थे, याद करो, इस तरीके से एक और इस तरीके से, बीच में क्या रखा था, गैप रखा था सर, जहां कौन सी फील्ड थी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों डीज पे कौन सी फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डीज में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन, और जैसे ही वो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था, यहाँ से यहाँ सिग्नल को चेंज करते हुए फटाक से क्रॉस कर लेता था। याद आ रहा है कुछ? उसके लिए हमने एसी सिग्नल लगाया था यहाँ पे, अगर आप भूल गए होंगे तो एसी सिग्नल लगाया था कि फ्लक्चुएशन हो पाए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांजिशन करेगा ऐसे। तो यहाँ से यहाँ जाते समय पहले यहाँ पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो इधर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव होना चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, आपस में मैच करनी चाहिए, है ना। एसी की टेंडेंसी होती है ना, पटाख से 50 बार वो एक सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव बदलते रहते, तो कभी ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे होते रहेंगे। तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में कोई मैग्नेटिक फील्ड मदद नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और वो रेडियस जो है उसका थोड़ा सा लंबा हो जाता है। यहाँ फिर से स्पीड बढ़ा देगा तो रेडियस फिर से लंबा हो जाएगा, फिर से स्पीड बढ़ा देगा फिर से रेडियस लंबा, फिर से स्पीड बढ़ा देगा यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर से रेडियस लंबा, फिर से स्पीड बढ़ा देगा यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर से स्पीड बढ़ेगी, एंड देन हम इसे किसी पर्टिकुलर टारगेट पे जाके क्या कर सकते हैं, इंसिडेंट कर सकते हैं। तो ये होता है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। सर एक्सेलरेटर क्यों बोला गया है, क्योंकि स्पीड बढ़ाई जा रही है, स्पीड बढ़ाई जा रही है मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जा रहा है,
एक्सेलरेट कर दिया जा रहा है ना। तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में सर आपको एक्सेलरेशन नहीं पूछेंगे क्या? पूछेंगे। वेलोसिटी नहीं पूछेंगे क्या? पूछेंगे। टाइम पीरियड नहीं पूछेंगे क्या कि एक कंप्लीट करने को कितना समय लगा? पूछेंगे। फ्रीक्वेंसी नहीं पूछेंगे क्या? पूछेंगे। तो ये सब चीजें हमने देखी। एनर्जी नहीं पूछेंगे क्या? पूछेंगे। सब चीजें पूछेंगे और सबके फॉर्मूले हमने लिए हैं कि सेंटर से लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसको हमने क्या कहा था? आर एग्जिट। लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसे क्या कहा था? आर एग्जिट, क्योंकि रेडियस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वो एक्सेलरेट होते जाएगा। तो यहाँ से सर क्या हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। क्या होगी वेलोसिटी? क्यूबी आर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस वेलोसिटी को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दूं तो मुझे एनर्जी भी मिल जाएगी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। मामा कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। सर ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी कि उस इलेक्ट्रॉन के पास सर कितनी एनर्जी होगी। जब वो बाहर निकलेगा तो इस आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आर एग्जिट। काइनेटिक एनर्जी भी क्या लिख सकते हैं? एग्जिट। जब वो बाहर निकलने वाला है, किसी टारगेट पे इंसिडेंट होने वाला है, तब उसकी अपनी एनर्जी कितनी होगी उस इलेक्ट्रॉन की, वो अगर पूछा जाए तो आर एग्जिट लिखते हैं। सर आपने कुछ बात की थी टाइम पीरियड की वगैरह, उसको कैसे करेंगे? देखो टाइम पीरियड की जो बात की थी बच्चों मैंने, वो इसलिए की थी क्योंकि टाइम पीरियड आपको पूछेंगे कि एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लगा। टाइम पीरियड क्या होता है सर? पूरा डिस्टेंस जिसको अपन क्या बोलेंगे? 2 पाई आर, और जिस वेलोसिटी से गया, जिस ऑर्बिट के लिए चाहिए जो भी, वो यहाँ पे रहेगा। तो सर v का वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे हम? बोलो यार। QBR अपॉन RR कैंसिल, सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन q into b। सर ये तो टाइम पीरियड हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ ताकि मैं AC की भी उसी तरीके से लगा पाऊँ, क्योंकि दोनों का रेजोनेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या आएगा सर? QB अपॉन 2 पाई। सर एक्सेलरेशन की बात की थी, उसका क्या? एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज व्हाट? वेलोसिटी इनटू टाइम। नहीं, अपॉन टाइम होता है। हाँ? Acceleration is equals to change in velocity upon change in time। आप कह रहे हो इसलिए लिख लो। Acceleration is equals to velocity upon time। सर पुट करके देखो, वेलोसिटी का वैल्यू QBR अपॉन मास इनटू टाइम। क्या टाइम की जगह ये पुट कर दे? करके देखो, टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन q इंटू b। अरे बराबर है? तो क्या आएगा एक्सेलरेशन? q स्क्वायर b स्क्वायर r अपॉन 2 पाई m। सो दिस इज इक्वल एक्सेलरेशन। फोर्स, ये तो फ्रीक्वेंसी है। फोर्स कितना आएगा फिर? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या आएगा फिर? देखो मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला q स्क्वायर b स्क्वायर r अपॉन 2 पाई m स्क्वायर। सर m कैंसिल, सो फोर्स इज इक्वल्स टू q स्क्वायर b स्क्वायर r अपॉन 2 पाई। सर सेम टू सेम फॉर्मूला कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? ये फ्रीक्वेंसी QB अपॉन 2 पाई और ये फोर्स 2 पाई q स्क्वायर b स्क्वायर r अपॉन 2 पाई। सर काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन बार-बार पूछते हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बार-बार पूछते हैं, तो क्या आप ये सब याद रखोगे? भूल जाओ यार, ये कोई काम में नहीं आएगा, है ना? इससे थोड़ी ना आपका फ्यूचर बनने वाला। इतना याद रख लिया तो जम नहीं जाएगा क्या? जम जाएगा ना? बस फिर जो निकालना है वो निकाल सकते हैं, तरीका देख लो।
कैसे निकालना है, क्या ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, फ्री लेने का, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी तो इस तरीके से हमने साइक्लोट्रॉन भी जो है कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक देखो, हमने कौन सा देखा था, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। एक हेलिक्स भी देखा था, हेलिक्स स्ट्रक्चर भी देखा था हमने। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं, जैसे अभी समझो ये साइक्लोट्रॉन के पास ये इसके बारे में बात करें कि अगर मैंने समझो एक वेलोसिटी से किसी इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में फेंका, एक मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में फेंका, तो इस वेलोसिटी के दो डायरेक्शंस बन जाएंगे, दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। तो v cos थीटा की वजह से ये पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या भी करना पसंद करेगा, सर्कुलर मोशन भी करना पसंद करेगा, इस तरीके से। तो इस मोशन को सर क्या कहा जाता है, हेलिक्स मोशन। तो इस हेलिक्स मोशन में v cos थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी कौन सी इंपॉर्टेंट है, v cos थीटा। तो हेलिक्स मोशन जहां पे भी आए वहां पे वेलोसिटी के जगह पे, वेलोसिटी के जगह पे क्या आना चाहिए आपका, v cos थीटा। क्या ये आपको ये बात याद रहेगी, क्योंकि कंपोनेंट है, वेलोसिटी तो हम कभी लेंगे नहीं, वेलोसिटी का कंपोनेंट ही लेंगे, जो भी है उसका v cos थीटा है तो v cos थीटा ही लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो v के जगह से क्या रिप्लेस हो जाएगा, v cos थीटा। हर जहां जहां v है वहां वहां क्या रिप्लेस हो जाएगा, v cos थीटा रिप्लेस हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, हमने देखा था टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देखा था, देख लो एक बार। तो कितना एक्ट हुआ था टॉर्क, मैं पहले आपको टॉपिक लिख कर देता हूं। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो फॉर्मूला एक ही है, इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। इसी के कारण वो इधर उधर एक्ट हो सकता है और उसका फाइनल आंसर जो है वो क्या आता है सर, टॉर्क इज इक्वल्स टू, याद है निब्बा साइन थीटा, वेयर थीटा इज हियर कितना, थीटा इज 90 डिग्री ना, therefore sin 90 is 1, so torque is equals to ni ab, ni ab। और इस ni ab में n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, i का मतलब करंट, a का मतलब एरिया और b का मतलब मैग्नेटिक एरिया, लूप का एरिया, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड की है, करंट जो लूप पे होगा और n मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। उसी की मदद से हमने MCG भी पढ़ा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने देखा था टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। याद रखें, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देखा था, डिफ्लेक्शन। फाइनल फॉर्मूला किसको याद है, फाइनल फॉर्मूला किसको याद है, मेरे को याद है, देखो, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ऐसे ही याद रखना पड़ता है, डायरेक्ट फॉर्मूले याद नहीं रहते, याद रखना। रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, तो सर रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है NIAB और रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है C into phi। याद है, where C is टॉर्शनल कांस्टेंट, phi is the deflection और ये आ गया NIAB। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, C5 is equals to NIAB। यहाँ से करंट भी निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन कितना होगा सर,
NIAB डिवाइडेड बाय C और I इज इक्वल्स टू बोलो C5 डिवाइडेड बाय NAB। चलिए ठीक ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि यस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी यहाँ पे करंट चाहिए करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट टू बी प्रिसाइज कि जितना ज्यादा उस लूप में से करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा उस लूप पे क्या एक्ट होगा टॉर्क एक्ट होगा जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा उस लूप पे क्या एक्ट होगा टॉर्क एक्ट होगा। ये फाइनल फार्मूला हमने करंट का निकाला। सर करंट के जितने भी फार्मूले हैं अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में बात की जाएगी तो करंट के जितने भी फार्मूले हैं उसमें करंट का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं C5/NAB। समझ गए ठीक है यस। इसके बाद हम डायरेक्टली गए थे बायट-सैविट लॉ। तो बायट-सैविट लॉ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक ले लो। थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक। पेक्सको का प्रमोशन करेंगे अपन। पेक्सको आरसीबी को स्पॉन्सर करती है। ठीक है तो अभी सबसे साइक्लोट्रॉन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं बस फार्मूला आपको ढूंढने को थोड़ा सा समय लगता है कि कौन सा फार्मूला लूं क्या फार्मूला यूज करूं। तो शुरुआत आपने अगर यही से की तो भी जम जाएगा। दिसत जाएगा तुला मान्यता नाही दिसत आहे तर सरकवलं तिला तिला सरकवलं तुझ्या बाजूशीला मग आता का खुर्ची पाहिजे खुर्ची काढून खाली बसू खुर्ची गेलं नाही बेंचच्या खाली येऊन जा मन की आंखों से देखो नहीं दूरचं नाही दिसत मन की आंखों से ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट बायट-सैविट लॉ। तो बायट-सैविट लॉ इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन बायट-सैविट लॉ और उसके एप्लीकेशंस आते हैं 3-3 मार्क्स के। दिसत है ठीक। सो बायट-सैविट लॉ में सबसे पहले हमको तो करना क्या पड़ता है वो याद रखो। बायट-सैविट लॉ में हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। बाय यूजिंग बायट-सैविट लॉ वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं। तो बायट-सैविट लॉ का कहना ये है कि जहां पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी हमेशा करंट से। जिस लेंथ के बारे में आप बात कर रहे हैं उस लेंथ के छोटे से एलिमेंट्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड दैट पॉइंट जहां पे आपको फाइंड करना है और डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द डीएल एंड दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या समझ में नहीं आया कुछ वापस से देखो। तो समझो अगर हमने कोई एक आधा रैंडम शेप ले लिया और इस रैंडम शेप के इस डीएल के बारे में बातें नहीं इस रैंडम शेप के लेंथ हमको नहीं पता तो उस लेंथ का छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने क्या डीएल। डीएल की डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में लेना। करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जिसकी डायरेक्शन में के बारे में हम बात कर रहे हैं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है वो सिर्फ फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमको किसका डायरेक्शन लेना है डीएल का लेंथ।
तो ये रहा सर कि इधर फ्लो हो रहा है, तो हमने ले लिया ये डीएल का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। डन। इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है P ड्यू टू दिस लॉन्ग वायर। तो समझो कि मैं एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, ये लॉन्ग वायर है, मैं एक लॉन्ग वायर हूं समझ, और मेरे वजह से मेरे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ ऊपर नीचे इधर उधर आपको क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, जस्ट लाइक अ गॉस लॉ। हमने किया था गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, याद आ रहा है? वैसे ही इसका यूज करके गॉस लॉ और बायट-सावर्त लॉ आप जानते हो कैसे दोनों एक दूसरे को एनालॉगस, फंक्शंस आर सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। तो ये दोनों सेम टू सेम वर्क करते हैं, इसके वजह से यहाँ पे हमको फाइंड करना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड। काय झालं ध्रुव? ठीक है, जागा नहीं होगा तुला? सो डीएल से पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा किससे डिनोट किया जाएगा? आर से। डीएल से पी तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसे डिनोट किया जाएगा? आर से। और P से उस कंडक्टर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल R से। समझो अगर डिनोट करना है तो DL और R के बीच का एंगल हमेशा साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम कहा जाएगा। यहाँ पे थीटा लिया है इसलिए हम यहाँ पे थीटा ले लेंगे। फाई भी हो सकता है, 90 माइनस थीटा भी हो सकता है, 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। थीटा ही लेना है ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं। तो यही कहना है dB is directly proportional to current flowing through the conductor. dB is directly proportional to the small element of that conductor. dB is directly proportional to sine of angle between DL and the point drawn from DL to the point where we have to find the magnetic field, and inversely proportional to the square of distance between DL and the point जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और उसका वैल्यू हम लिखते हैं k और उसको बोलते हैं μ0 upon 4 pi, where μ0 is the permeability, absolute permeability of free space times dl times sin theta divided by r square. So this is actually a magnetic field, small magnetic field due to the small element dl, small magnetic field due to small element dl. ये इसका वैल्यू हो गया सर, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl। हाँ आ रहेंगे μ0 r। तो ये फार्मूला हम हमेशा स्मॉल एलिमेंट लेके हर कंडक्टर पे यूज करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले अपना एप्लीकेशन क्या है देखो। सबसे पहला एप्लीकेशन है अपना स्ट्रेट लॉन्ग वायर। ठीक है, बहुत स्पीड में बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। स्ट्रेट लॉन्ग वायर, सो इमेजिन वी हैव अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर इस तरीके से, और स्ट्रेट स्ट्रेट लॉन्ग वायर में से ऊपर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और मैंने उस करंट वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl, और उस छोटे से एलिमेंट से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लिया स्मॉल r, बराबर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या कहना है हमेशा? कैपिटल। देखो एप्लीकेशन देखो यार, जैसे कि वैसा लॉ में अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे P पॉइंट पे ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट ds। सर इस एंगल को आप क्या कह सकते हैं? तो कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया सर थीटा, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ले लिया थीटा, तो इसको क्या कहना पड़ेगा मुझे? 90 माइनस थीटा, बराबर। ये वायर जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, पता नहीं इनफाइनाइट कहाँ से कहाँ तक है, तो और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जहाँ से शुरू हो रहा है मैंने उसको ले लिया नीचे के डायरेक्शन में -φ1, और जहाँ खत्म हो रहा है वहां ले लिया ऊपर के डायरेक्शन में +φ2। तो वो कितना एंगल कवर कर रहा है? समझो मेरे सामने एक लंबा सा वायर, मैं उसको देख रहा हूँ, तो ऊपर अगर देख रहा हूँ तो ऐसे देखना पड़ेगा φ2, और नीचे अगर देख रहा हूँ तो -φ1। तो एक ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला माइनस। तो ऊपर मेजर किया जाएगा तो +30, नीचे मेजर किया जाएगा तो -30, ठीक है ना। तो वो एंगल का वायर जो है वो कितना लंबा है उस हिसाब से हम मुंडी घुमा सकते हैं।
बहुत इन्फिनिटली लॉन्ग है तो ऐसे देखना पड़ेगा, तो कितना एंगल बन जाएगा हॉरिजॉन्टल से 90, और बहुत नीचे है तो ऐसा देखना पड़ेगा, कितना एंगल बन जाएगा वापस से 90। ∅1 और ∅2 की वैल्यू 90। फॉर्मूले में प्लस माइनस पुट नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे अपन पुट कर लेते हैं प्लस और माइनस, एंड दैट इज द रीजन कि डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट नहीं करना। तो सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई होगी यहाँ पे? सिंपल है सर, μ0 अपॉन 4 पाई I dl sin। सर थीटा की जगह पे क्या आएगा इस बार? 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि dl और r के बीच में एंगल कितना है, एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इसका वैल्यू देखो कितना आ जाएगा dv का, μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। सर sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। ओके, नहीं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सर हमने R कहा है, ये है हमारा कैपिटल R, ये है स्मॉल r, और ये है हमारी संदर्भ लेंथ L। 90 डिग्री है तो थीटा की अपोजिट साइड ये हो जाएगी, और ये एडजेसेंट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको रिप्लेस वगैरह करके हमको अभी इंटीग्रेट करना है, अरे वो चिपका है ना शील्ड वगैरह, अच्छा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है, बस सो मत जाना। अरे नहीं, वो चिपका है ना फेविकॉल की आता झोपला होता 5 मिनिटं। अरे जाने दो, लाइव चालू है इसलिए बोल नहीं सकता मैं। लोग तरसते हैं इस स्मेल के लिए। पेट्रोल है, फेविकॉल है। B is equals to इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो dv का वैल्यू पुट करते हैं सर, क्या आएगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ μ0 I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर dl cos थीटा। सर ध्यान दो प्लीज, μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका होगा? dl cos थीटा का। cos थीटा भी बदल सकता है, थीटा भी बदल सकता है, और dl भी बदल सकता है। लिमिट अपन पुट कर सकते हैं, थीटा है तो -π1 से लेकर तो +π2। बट प्रॉब्लम ये है कि dl का क्या करें, है ना? तो cos थीटा और l का कुछ तो भी संबंध देखते हैं। थीटा इज अपोजिट साइड, और हाइपोटेनस ना लेते हुए ये देखिए, क्योंकि ये r कभी भी बदल सकता है, l कितना भी दूर जाए नीचे जाए r चेंज हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपोजिट साइड, cos थीटा की अपोजिट साइड क्या होगी देखो, cos थीटा अपोजिट साइड l अपॉन एडजेसेंट, cos थीटा नहीं लेंगे, tan थीटा लेना पड़ेगा। tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये मिल जाएगा हमें l इज इक्वल्स टू r tan थीटा। तो इसका dl निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करके, r tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ठीक है, तो यस वी कैन नाउ राइट हियर b इज इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू लिमिट -π1 से लेकर π2, dl की जगह पे r सेक स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, तो फिर फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद हमें तो फाइनल आंसर ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, r को रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे रिप्लेस करेंगे सर आप r को? देखो cos थीटा से, cos थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट r अपॉन हाइपोटेनस स्मॉल r। तो स्मॉल r की जगह आप क्या लिखेंगे, cos r अपॉन cos थीटा ना, r अपॉन cos थीटा स्मॉल r की जगह, और यहां पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हाँ
बराबर। सो b इज इक्वल्स टू न्यू 0 i अपॉन 4 पाई, r की जगह क्या आएगा देख लो, r अपॉन cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन ऑफ -phi1 phi2 r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू cos थीटा। तो सर ये cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनवर्स है एक दूसरे का, ऊपर जाएगा तो वो sec बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक r कैंसिल हो जाएगा। और cos थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, याद है या बोलो, डी थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा की माइनस sin थीटा। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। अपर लिमिट पुट किया फिर लोअर लिमिट पुट किया। सो b इज इक्वल्स टू न्यू 0 i अपॉन 4 पाई r sin phi2, ये बाहर माइनस आएगा प्लस sin। इस तरीके से हमारा आंसर आता है b इज इक्वल्स टू न्यू 0 i 4 पाई r। सुरू करें पार्ट सुरू असेल ना, पण दाखवा ना सुरू असेल sin phi2 प्लस sin phi1 आ गया, ठीक है। अब ये phi2 और phi1 का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है सर स्क्वायर, दूसरा एप्लीकेशन कहाँ पे है ट्रायंगल, स्क्वायर में और ट्रायंगल। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला जाता है और सेंटर में ट्रायंगल की निकालने को बोला जाता है, ठीक है। तो इस वायर की वजह से, 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 तो ये एंगल्स भी आपको देखने पड़ते हैं। इसमें 45 डिग्री आते हैं और इसमें कितने आते हैं 30 डिग्री आते हैं। 60 का क्वाड्रिलेटरल सॉरी कौन सा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ अगर आप लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए 90-90 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर 90-90, 1 + 1 2, सो 2 दूनी 4। सो ये अपना एक फेवरेट फार्मूला बन जाता है फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर 2 पाई न्यू 0 i अपॉन 2 पाई। आपने बोला था ना ओवरऑल को कट निकालो, आप कर सकते हैं क्योंकि न्यू 0 का वैल्यू लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और वो दिया रहता है कभी। बस फिर अभी थोड़ा डायरेक्ट कर लेंगे। स्ट्रेट वायर हो गया, स्ट्रेट लॉन्ग वायर हो गया, आप क्या करते हैं कर्व, या फिर जिसको अपन क्या कह सकते हैं आर्क, या फिर सर्कुलर, या फिर सेमी सर्कुलर एंड और व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर्क, कोई भी अगर आर्क है आता चालू झालं का चालू होत जातं बरोबर बीट पकड जातो, उधर अपन आपका एक नया बैंड बना सकते। हाँ तो अपन बैंड बाजे वाला बैंड नाही बनवू, खिडकी बैंड बाजे वाला बैंड नाही बनवू, असा चांगला रेप्युटेड बैंड आपण असा हार्श बैंड नाही बनवू, हॉर्श बैंड, ठीक है। सो बी आर्क में ये एंगल जो है वो होता है फाई, ये होता है dl। तो इसका आर्क का क्या फॉर्मूला होता है न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू पाई। तो ये फाई सर कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली आप चेंज कर देना इसको। अगर समझो सर्कुलर हुआ, हाँ ध्यान दो, सर्कुलर हुआ तो फाई का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई, सेमी सर्कुलर हुआ तो पाई, क्वाड्रेंट हुआ तो
π/2, फिर 45 और जो भी है आप ले सकते हो। एक मैं बताना चाहूंगा कि सर्कुलर इस तरीके से होता है, जिसकी रेडियस जो है वो r है, कैपिटल R है। ये आ जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। एवढं याच्यात झोप लागत आहे का? सो गया था तू, पता ही नहीं। म्यू 0 I अपॉन 2r सर्कुलर के लिए हमेशा याद है। अब सर्कुलर के आपको कुछ केसेस बताए थे मैंने, याद होंगे आपको। सर्कुलर में क्या क्या बनाया था अपन ने, याद करो। सर्कुलर में कॉन्सेंट्रिक हो सकता है, जिसमें एक की डायरेक्शन इधर और दूसरे की भी डायरेक्शन उधर। दूसरे इसमें कोसेंट्रिक ही होगा, एक की डायरेक्शन इधर और दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, क्या किया मैग्नेटिक फील्ड बताओ। न्यू नॉट अपॉन 2r अंडर रूट करंट सेम है, न्यू नॉट I अपॉन 2 r1 माइनस r, ये r1 है और ये r2। अपोजिट डायरेक्शनचा माइनस आणि सेम डायरेक्शनचा प्लस, इसका प्लस और इसका क्या आएगा माइनस। दूसरा हमने देखा था कि अगर परपेंडिकुलर रखा जाए, एक कॉइल ऐसा है सर और दूसरा कॉइल ऐसा रखा है परपेंडिकुलर, इस बार दोनों की रेडियस सेम है, करंट अलग अलग फ्लो। ठीक है, ऐसे ही आप इसको कंसीडर कर सकते हो 90 डिग्री थीटा। सेम टू सेम अगर दोनों कॉइल क्रॉस में या कैसे भी रखिए किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हो जाएगा थीटा। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, हाँ गर्ल्स लक्ष्य रख, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस टॉइस b1 b2 cos, ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। चार ही केसेस बताए थे आपको। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद फिर अंडर रूट में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बचता है, cos 90 0, तो ये ऐसे है। ठीक है, यस। इसके बाद देखा था सर एक्सियल। एक्सियल के लिए, हाँ ध्यान दो प्लीज इधर, एक्सियल के लिए ऐसा कर्व लिया था और एक्सिस के इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, जो वीडियो हमारा डिलीट हो गया। अभी कर लेंगे हाँ, तो यहाँ पे अलोंग द एक्सिस किसी सर्कुलर कॉइल से जो एक्सिस पास होता है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलते हैं, वो कितनी आएगी वो हमने निकाली थी सर। याद है किसी को डायरेक्ट मेरे जैसे, b इज इक्वल्स टू न्यू 0 I अपॉन 2 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1/2। बाकी फिर अलग अलग कंडीशंस हैं, अगर x बहुत छोटा हो या फिर x बहुत बड़ा हो, तो ये होती है आपकी मैग्नेटिक। सर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक डायपोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे सर, देखो मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स है तो NI इंटू ए। सर हमारे पास I है, ए चाहिए, तो इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे पाई से डिवाइड कर दो, तो ऊपर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे पाई आ जाएगा। सो दैट पाई आर स्क्वायर इंटू आई को आप क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, कैपिटल। ठीक,
तो ये था सर एक्सियल। देन उसके बाद हम कहाँ गए थे? पैरेलल वायर भी था, एक पैरेलल वायर का भी था। पैरेलल वायर का तो बहुत इजी था। दूसरा क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के रिंग्स ब्रेक संपलं, रिंग संपली तुमची? मी थोडंसं ठेवलं आहे शेवटची फोन। एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का कहना यह है कि करंट का डायरेक्शन जो होता है वो चेक करना पड़ेगा, इनवर्ड है आउटवर्ड है। तो हमारे पास ऐसे दो करंट है, इधर और बाहर दो करंट। तो हमने क्या किया? एम्पियर सर्किटल लॉ इज एनालॉगस टू द गॉस लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ इज एनालॉगस टू द गॉस लॉ। तो हमने सबसे पहले इसके सराउंडिंग में क्या निकाल लिया? एम्पियर्स लूप निकाल। तो गॉस लॉ के जैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ में भी लूप के अंदर के ही करंट क्या रखते हैं? मायने रखते हैं। गॉस लॉ में इंटीग्रेशन ऑफ E ds इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज था। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ B dl मतलब लेंथ इनटू B is equals to न्यू जीरो टाइम्स चार्ज इन वहां पे चार्ज इनक्लोज था, वहां पे यहाँ पे करंट इनक्लोज। न्यू जीरो टाइम्स, न्यू जीरो इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ B dl cos थीटा इक्वल्स टू न्यू जीरो इनटू I। जितने भी करंट इसके अंदर, तो हम देख पा रहे हैं कि करंट कौन से I1, I2 और I3। तो इस I के जगह पे क्या आएगा? I1, I2 प्लस I। एक जो बाहर आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो अंदर जा रहा है उसको नेगेटिव। एम्पियर सर्किटल लॉ को सबसे पहले हमने इसी पे अप्लाई किया, स्ट्रेट लॉन्ग वायर पे। तो हमारा आंसर कितना आया था? ये न्यू जीरो अपॉन 2 पाया। तो वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप एम्पियर सर्किटल लॉ का ध्यान रखें। एम्पियर सर्किटल लॉ फिर हमने दो और इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई किया, एक था सोलेनॉइड और दूसरा था टोरॉइड। तो सर सोलेनॉइड कैसे काम करता है देख लो। सोलेनॉइड कैसे काम करता है? तो हमको क्या करना है? वायर को वुंड करना है, राइट? वायर इज वुंड अराउंड अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। एक मटेरियल लेंगे नॉन कंडक्टिंग और उसके ऊपर इस तरीके से वुंड कर देंगे। तो ये ऊपर से करंट जा रहा है और बैक साइड से करंट वापस आ रहा है। तो करंट जब ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने इधर होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वायर में से इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। बराबर है। तो इधर से इधर फ्लो हो रही, तो इधर कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। और इधर कौन सा पोल होगा? नॉर्थ। इसी को अगर हम सर्किट लगा दें इस तरीके से तो वर्किंग जो है वो शुरू हो सकता है। दैट मींस सोलेनॉइड एक्ट एज अ मैग्नेट। सोलेनॉइड जो है मैग्नेट की तरह एक्ट होता है। और इसी सोलेनॉइड को अगर हमने मैग्नेटिज्म के बाद इसी सोलेनॉइड को अपन यूज करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट के वजह से फिर हम करंट जनरेट करते हैं। जैसे लाइन जाने के बाद भी किसी किसी के घर में लाइन होती है, हाँ, तो वो कैसे लाइन तो है ही, हाँ, तो वही, तो वो कैसे करंट बनाया जा रहा है? बैटरी तो है लेकिन करंट बनाया कैसे जा रहा है? ओके सूरज, इस तरीके से सोलेनॉइड को हम बना सकते हैं। तो यहाँ सोलेनॉइड में
आप देख सकते हैं कि करंट कहीं अंदर जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है। दूसरे तरीके से सोलेनॉइड आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे। दूसरे तरीके से सोलेनॉइड हम ऐसे बना सकते हैं, जहां इधर साउथ पोल बनेगा और इधर कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर ट्रैवल। तो हमने देखा कि सोलेनॉइड में जहां मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर रही है, वहां ऊपर डायरेक्शन में से करंट जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और नीचे डायरेक्शन में करंट जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ से करंट अंदर, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और ऐसे नीचे जा रहा है। ये जो डायरेक्शन है वो ऐसे इंडिकेट हो रहा है, जिसके कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डाउनवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर। यहाँ अगर आप चेक करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम एक एम्पीरियन लूप अप्लाई करेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा था, और सिर्फ ए से लेकर बी तक ही मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से एक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू 0 है। यहाँ डायरेक्शन ऑफ डीएल और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ डीएल और सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड ही कैसी है, 0। तो जिसके कारण सिर्फ ए से बी तक ही मैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है, और हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल फ्रॉम ए टू बी ओनली इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, एल लेंथ इज इक्वल टू म्यू 0 नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई, सो बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन एल, और हेंस म्यू 0 n into I is the final answer of solenoid as well as toroid। दोनों के आंसर जो है वो सेम यही आते हैं, where n is what, number of turns per unit length। टोरॉइड में ये लेंथ बदल के क्या हो जाती है बच्चों, यस, ये टोरॉइड है। टोरॉइड में एम्पीरियन लूप जो है वो इस तरीके से बनता है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसी रामगोड़ी निकाल सकते हैं। टोरॉइड उलट झालं ते पण, पेन अभी थक चुका है। काय वे? काय? मग का कसं काय? तुला मित्र भेटले का तू खूप माहोल करतो क्लासमध्ये, तू नाही तर बहुत आरामात राहते। असं थका आल्यावर असं वाटतं का का म्हटलंय तुला, अच्छा है, खुश खुश अच्छा दिखता है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये एम्पीरियन लूप तक रेडियस आ रहे हैं, वॉट एवर इट इज। यहाँ पे सिर्फ लेंथ नहीं होती, इस n के जगह पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। एम्पीरियन लूप यहाँ पे ऐसा सर्कुलर होने के कारण उसकी लेंथ जो है वो 2πr हो जाती है। तो इसको बहुत शॉर्ट में अपन ने किया है, क्योंकि उसका डायरेक्ट फॉर्मूले ही आपको यूज करने हैं, म्यू 0 n इंटू आई। टोरॉइड के लिए n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ याद रखना, और सॉरी सोलेनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोरॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट 2πr सर्कल। सो हियर पूरा आपके सामने, कुछ पूछना है तो पूछ ले लो। हाँ, फोटो घेऊन फोटो